आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक का काव्य साहित्य का एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उदास तुम। उदास तुम डॉक्टर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने 71 रचनाएं संकलित की थी। उन रचनाओं में से एक है उदास तुम। यहाँ पर धर्मवीर भारती जी नायिका की सुंदरता उसकी उदासी में दर्शा रहे हैं। कविता है बहुत सुंदर जिसका नाम है उदास तुम। कविता पढ़ लेते हैं एक बार। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सूखे खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। मुंह पर ढक लेती हो आंचल, ज्यों डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण सो जाती हो पांखें समेट, आंचल में अलस उदासी बन। दो भूले भटके सांध्य विग, यहाँ विहग पढ़ेंगे, पुतली में कर लेते निवास। मुंह पर ढक लेती हो आंचल, ज्यों डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण सो जाती हो पांखें समेट, आंचल में अलस उदासी बन। दो भूले भटके सांध्य विग, पुतली में कर लेते निवास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो। खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अध खुले बाल, बालों में अजब सुनहरापन, झरती ज्यों रेशम की किरणें संझा की बदरी से छन छन। मिस्री के होठों पर सूखी किन अरमानों की विकल प्यास, खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अध खुले बाल, बालों में अजब सुनहरापन, झरती जो रेशम की किरणें संझा की बदरी से छन छन। मिस्री के होठों पर सूखी किन अरमानों की विकल प्यास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। भंवरों की बातें उतर उतर कानों में झुककर गुनगुन कर, है पूछ रही क्या बात सखी,
उन मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सखी। चंपई वृक्ष को छू कर क्यों उड़ जाती केसर की उसास। भंवरों की पातें उतर उतर कानों में झुक कर गुनगुन कर है पूछ रही क्या बात सखी। उन मन को पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सखी। चंपई वृक्ष को छू कर क्यों उड़ जाती केसर की उसास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सूखे खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। यह मेरी वाणी गैरिक वसना शीर्षक कविता संग्रह से लिया गया कविता है। वास्तव में इस काव्य संकलन में धर्मवीर भारती के उत्कृष्ट काव्य संकलित हैं जो विषय वस्तु, भाषा शिल्प, प्रभावोत्पादकता, कलात्मक उत्कर्ष एवं अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय है। धर्मवीर भारती के बारे में पुस्तक में क्या कवि परिचय दिया गया है यह पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और सामाजिक विचारक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को 1926 में हुआ इनका जन्म और इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने रिसर्च लिखा और डॉक्टरेट प्राप्त किया, तभी ही उनके नाम के आगे डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखा जाता है। उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफी प्रभाव रहा। भारती के कवि की बनावट का सबसे प्रमुख गुण उनकी वैष्णवता है।
पावनता और हल्की रोमांटिकता का स्पर्श, उनकी भीनी झनकार, उनकी कविताओं में सर्वत्र पाई जाती है। इनका प्रथम काव्य संग्रह ठंडा लोहा था और प्रथम उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इनके द्वारा लिखा हुआ प्रथम काव्य नाटक अंधा युग संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपने ढंग की अलग रचना है। इनकी कविता सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहचान के कारण ही अज्ञेय ने उन्हें अपने द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में संकलित किया। इनकी प्रकाशित कृतियां देखते हैं। ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, यह इनके लिखे उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से हैं। इन्होंने निबंध ठेले पर हिमालय, पश्यंती तथा इनके लिखे नाटक हैं अंधा युग, नदी प्यासी थी। इन्हें पद्मश्री से अलंकृत पुरस्कृत किया गया और इनका निधन 4 सितंबर 1997 ईस्वी को मुंबई में हुआ। इनकी धर्मपत्नी कांता भारती इनकी प्रथम पत्नी थी और पुष्पा भारती इनकी दूसरी पत्नी थी। इनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। स्कूली शिक्षा डीएवी स्कूल, प्रयाग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने एमए प्रथम श्रेणी में पास किया। इनके घर और स्कूल से इन्हें आर्य समाजी संस्कार तथा इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में साहित्यिक वातावरण मिला। देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें और बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु और उसके कारण उनके जीवन में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, उसने उनके व्यवहार उन्हें
अति संवेदनशील और तर्कशील बना दिया। इन्हें जीवन में सिर्फ 2 ही शौक थे, अध्ययन करने का और यात्रा करने का। उनके साहित्य में उनका अथक अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने न सिर्फ चिंतन किया बल्कि उनकी तर्क शैली भी हमें बहुत प्रभावित करती है। उनके प्रिय साहित्य थे प्रसाद और शरतचंद्र के साहित्य। वह मार्क्स के सिद्धांतों को अपना आदर्श मानते थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका शोध का विषय था सिद्ध साहित्य। अगर पश्चिमी साहित्यकारों की बात करें तो उन्हें शीले और ऑस्कर वाइल्ड की लिखाई बहुत पसंद थी। उन्हें फूलों का बेहद शौक था, इसीलिए उनके साहित्य में फूलों से संबंधित बिंब आपको बहुत देखने मिलेंगे। आलोचकों की बात करें तो वह भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार मानते थे। उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास में प्रेम और रोमांस का तत्व बहुत स्पष्ट रूप से दिखता था। यह जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, उदास तुम में भी वह नायिका की सुंदरता का वर्णन, उसकी उदासी का वर्णन कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ इतिहास, समकालीन स्थितियों पर भी उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि रखी और इसका संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, संपादकियों में आप बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनके कहानी और उपन्यास में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ का चित्रण है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्य, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पे है। वह न किसी का अंधा विरोध करते हैं और न ही अंधा समर्थन, परंतु क्या सही है और क्या गलत है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को ही उन्होंने आधार बनाया। और वह सदा ही कहते थे कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में जो हमने मूल्य तिरस्कृत किए हैं, उन्हें भी अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उनकी कई कृतियां देखी, अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। कठिन शब्द देख लेते हैं कविता में कौन कौन से हैं। उसास, ऊपर खींची हुई सांस या गहरी सांस को उसास कहते हैं। खंडहर, गिरे हुए मकान का अवशेष खंडहर होता है। मद भरी, मदिरा से भरी, शहद से भरी, नशे से भरी। आंचल, वस्त्र का एक सिरा
आंचल होता है। रवि सूरज का पर्यायवाची है। पाखें, अगर हम कविता में देखें तो पाखे का अर्थ है पंख। समेट अर्थात बटोरना, समेट लेना, संभाल लेना। अलस का मतलब है आलस्य। सांध्य विहग, शाम के पक्षी के लिए प्रयोग हुआ है सांध्य। पुतली, आंखों के बीच का काला भाग पुतली होती है। खारे अर्थात नमकीन जैसा समुद्र का जल होता है खारा। अध खुले, आधे खुले। बदरी अर्थात बादल। मिस्री का अर्थ है मिश्री। विकल अर्थात व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना। प्यास, तृष्णा। भंवरों, भंवरे एक तरह का कीट है अर्थात कीड़ा है जो फूलों का रस पीता है। पातें अर्थात पंक्तियां। उन्मन का अर्थ है उदास। कोरों अर्थात कोने। चंपई का मतलब होता है चंपा के फूल की तरह चंपई। जैसे केसर की तरह बोला जाता है कि केसरी है, वैसे ही चंपई का मतलब है चंपा के फूलों जैसा। वक्ष का अर्थ होता है छाती। आइए अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। उदास तुम कविता, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके कहना न होगा कि भारतीय चिंतन परंपरा के कवि हैं जिसका सत्य, मूल्य और आध्यात्म से गहरा सरोकार है। काव्य चेतना और अभिव्यक्ति के स्तर पर उनकी कविताएं परंपरा और आधुनिकता को सांस्कृतिक सार्थकता में रूपांतरित करती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक की भूमिका में सिर्फ कविता ही बचा सकती है ऐसा लिखा था कि हम उस उत्तराधिकार का निर्वाह कर सकें, कविता की अस्मिता को फिर से युग निर्माण की क्षमता दे सकें। तभी सार्थकता की, सम्मानों की, अलंकरणों की, पुरस्कारों की सार्थकता होगी। उन्होंने लिखा कि
मेरे पास शब्द हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करने के लिए, और यह शब्द हैं कविता के शब्द। इन शब्दों का खरापन बना रहे, वे अंतरात्मा के संकेतों पर संयोजित हों। कोई निंदा मुझे विचलित न करे, कोई सम्मान मुझ में मिथ्या अहंकार न जगाए, तथा अंत तक सत्य की खोज करता रहूं, और जो सत्य को मैं पाऊं उसे सही सही संप्रेषित करता रहूं। इसी का आशीर्वाद ईश्वर से मांगता हूं। कवि अपनी कविता में पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं के प्रति पूर्ण आस्था एवं सम्मान व्यक्त करते हुए नित नूतन के अन्वेषण में सतत तल्लीन एवं सचेष्ट हैं। वास्तव में डॉक्टर भारती की कविता अपने रूप, वैविध्य एवं कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से समकालीन कवियों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है। इस कविता में उन्होंने नारी सौंदर्य का उत्कृष्ट चित्रण किया है, जो भावुक कवि हृदय की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। छायावादी कविता की रोमानियत की चिपकन, फिसलन या दोहरावट यहाँ नहीं है। कवि प्रेम सौंदर्य के कथन में जिस प्रकार स्वप्निलता, साधुचर्या, मद और आत्मगोचन का भाव प्रकट कर रहे हैं, वह सब यहाँ नहीं होता, बल्कि यहाँ कवि प्रेम के अमूर्त जादुई संसार से कविता को निकालकर मूर्त और मानवीय संवेदना की ठोस भूमि पर ले आता है। उस वक्त के कवि प्रसाद, पंत और महादेवी जी जो प्रेम की आंख मिचोली खेल रहे थे, और जिसमें प्रिय या प्रिया आसमान से उतरता था, वह मुस्कुराता था, वह संसार भारती जी की सृजनात्मक में हमें नहीं मिलता। यहाँ जीवन के प्रति निष्ठा उनकी सृजनात्मकता का ऊर्जा स्रोत है। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। यहाँ उन्होंने प्रेम सौंदर्य की रोमानी ढलान में ढली अपनी भावनाओं में विशेष रूप से युवा ऊर्जा के विस्फोट की ताजगी का एहसास कराया है, और यह उनकी सृजनात्मकता में आत्मीयता, आसक्ति और गांभीर्य का एक यौगिक घोल है, जिसमें अखंड अपनेपन का आश्वासन है और साथ ही साथ विशिष्टता भी है। आज की कक्षा में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे।